उसका सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा। और अपनी बात मैं शुरू करूँगी किताब के कवर से, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी हर किताब में मेरी कोशिश यही रही है कि जो अंदर विषय है वो बोले कवर से। तो इस कवर के लिए ये तस्वीर मुझे बेहतर लगी, और इस कवर में जो ख़ास बात थी वो ये थी कि एक औरत थी और उसके हाथ में एक किताब है, और नीचे उमर खयाम का एक शेर था जो प्रिंटिंग में अच्छी तरह से उभर कर नहीं आ सका। और उसमें एक जो मतलब है उसका मैं कुछ इस तरह से कहूँगी कि मित्र, इस मौके को, इस लम्हे को गनीमत जानो, आओ और हम साथ कुछ पिएं। तो मुझे ऐसा लगा कि जो साहित्यकार हमारे पास से गुजर गए हैं, काश हम उनके साथ जी पाते, या वो बुद्धिजीवी जिनसे हम मिल नहीं पाते हैं या उनके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, उनकी एक ललक इस शेर में है। फिर वो पूरी गज़ल है उमर खयाम की। तो ये शेर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि ये किताब की बात कह रहा है। और दूसरी दिलचस्प बात ये थी कि जब इसके डेकोरेशन की बात चल रही थी तो इत्तेफाक से ये हुआ कि कुछ अरबिक लिखावट जो है इसके जगह जगह इसको दे दी जाए। तो उसमें उस वक्त सुमन हमारी पांडुलिपि को देख रही थी और उन्होंने एक कैलीग्राफी जो थी अरबी, उसकी नाव की शक्ल में वो किताब के पीछे दे दी है। इस वक्त तो किताब का कवर आप देख रहे हैं, लेकिन मैं दिखाना चाहूँगी आप लोगों को, बहुत ही धीमे उसमें लिखा हुआ है। तो किसी ने इसको देखा और कहा, अरे ये तो कुल लिखा है, ये 5वां कुल है। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है, सूरह फलक कहलाता है ये, कुरान शरीफ में आया है कि ए खुदा, सुबह के खुदा, मैं तुम्हारी पनाह में आया हूँ हर तरह के अंधेरे से, हर तरह की बुराई से, और उन सारी बुराई और जादू से जो मेरे ऊपर हो। तो मुझे लगा अरे सुमन ने अनजाने में वो रूह दे दी है इस किताब को कि कितने लेखक इसमें हैं जिन्होंने जिलावतनी झेली, जिन्होंने आरोप सहे, जिन्होंने गोलियां सही, जेल सहा, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। तो मुझे लगता है ये कवर अपने में बहुत कुछ कहता है। और ख़ासकर अदब में बाईं पसली जो लिखा है वो काले से लिखा है, और हम लोग काली स्याही इस्तेमाल करते हैं, उसी में ज़िंदगी का रंग लाते हैं, और हरे रंग में बाईं पसली लिखा है। बाईं पसली रखने का मेरा इरादा आजकल के मुहावरे से उभरा है। इतना शोर है स्त्री विमर्श का पूरी दुनिया में, आप कुछ भी कहिए बिना समझे ही अटैक होना शुरू हो जाता है। और ये बहुत अहम मुद्दा है, और शुरू से औरतों की हमदर्दी में आवाज़ बुलंद की जा रही है। लेकिन 92 से एक ख़ास टाइम तय कर लिया गया है कि इसमें बहुत कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। और मुझे लगा कि ये स्त्री विमर्श एक तरफा कुछ लिख रहे हैं जो मर्दों के बहुत खिलाफ जा रहा है। और जब मैंने इस किताब को तरतीब दिया तो मुझे लगा आधे से ज़्यादा मर्द तो औरत ही के किरदार को उठा के बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा ये तो मेरे अंदर की बात है, तो नाम इसका कुछ और ना रखो, क्योंकि किताब तो पॉलिटिकल एनालिसिस भी है इसमें मेरे लिटरेरी एनालिसिस भी है, मेरा ट्रांसलेशन भी है, मेरे सरोकार भी हैं, सभी कुछ है। तो इसका नाम कुछ और हो सकता था। मैंने कहा नहीं, मैं वक्त के इस मुहावरे को तोड़ के बताऊंगी कि औरत और मर्द किस तरह लिटरेचर में एक दूसरे को देखते हैं और प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि मुट्ठी भर मर्दों से ना तो समाज की सोच गहरी हो सकती है और ना वो। तो बहरहाल ये तय हुआ। और उसके बाद जब किताब को मैंने तरतीब दिया तो मुझे रंज ये था कि मेरी चीज़ें बहुत चोरी हो रही थी और लोग अपने नाम से उसको कोट कर रहे थे, लिख रहे थे। क्योंकि मैंने कभी भी ट्रांसलेशन को बहुत संजीदगी से नहीं लिया, क्योंकि जिन मुल्कों में जाती थी शाम के बाद निकलना मुश्किल होता था जंग की वजह से, बम्बारमेंट की वजह से, तो होटल के कमरे में बैठ के करूँ क्या। तो जो किताबें प्रेजेंट होती थी
उनको पढ़ती थी और उसमें से कुछ चीज़ें जो दिल में लगती थी उनको उसी तरह से अपने राइम से मैं ट्रांसलेशन कर देती थी और छपती रही। चोरी की वजह से ये किताब तरतीब हुई। जब आमोद ने इसको देखा तो कहा आप इसको ज़रा थोड़ा और बढ़ा दीजिए। तो मेरे पुराने ट्रांसलेशन और नए, अब नए में ये जुस्तजू हुई कि लाइब्रेरी में बहुत ढेर सारी किताबें ऐसी थीं जो मुझे गिफ्ट में मिली थी। उसमें एक नॉवेल था गलाला, मोहम्मद गलाला का, आधी रात का, क्या है आधी रात का, आधी रात का फैसला करके था। उसकी अंग्रेजी इतनी लाजवाब थी कि बेटी से लेके बाहर वालों ने भी इनकार कर दिया। लेकिन एक सेंस होता है राइटर में, दूसरे राइटर के अधूरे जुमले से, कि वो आगे क्या कहना चाहता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट राइटर गुजरे हैं, अब तो बाहयात नहीं हैं। फिर मिस्र एम्बेसी में मैंने फ़ोन किया कि मुझे इनके बारे में आप ज़रा बता दीजिए, क्योंकि नेट पे भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो बड़ी मुश्किल से प्रेस अटैची ने कहा आपको क्या दिलचस्पी, जब वो मर गए हैं। तो मैंने कहा आप उनकी बीवी से बात करा दीजिए ताकि मैं कुछ हासिल तो करूँ। का क्या लेना देना है, यहाँ पे हम लोग बहुत बिजी हैं, सारी मिनिस्ट्री बंद है मिस्र में, और हम लोग कुछ नहीं आपकी मदद कर सकते हैं, और इसको वो कीजिए। लेकिन एक ज़िद होती है जो मुझे पूरी करनी थी। प्रेस सेक्रेटरी के जो इंडियन वो थे, ये थे, उनसे मैंने कहा कि प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। तो उन्होंने निकाल के इन्फॉर्मेशन दी। मेरा कहने का मतलब है इन मुल्कों पे काम करना आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं। इतनी मुश्किल से एक एक चीज़ मिलती है आपको, चाहे वो रिपोर्टिंग हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे उस पर कुछ लिखना है। और दूसरी किताब जो है वो गुफ़े-कूर है, जो दुनिया में एकदम, क्या ईरान में तहलका मचाया। और सादिक हिदायत साहब जो थे एकदम फिदा रहते थे हिंदुस्तान की तहज़ीब पे, और वो बम्बई में रहे और उन्होंने लिखा। और मैंने अपनी किताब में लिखा कि गुफ़े-कूर जो है वो बैन हो गई है, उसके कुछ हिस्से जो हैं वो निकाल के, छप तो रही है लेकिन वो कुछ हिस्से निकाल के है। तो जर्मनी में एक साहिबा थी, उनसे मैंने कहा भाई कहाँ से नुस्खा हो। तो उसने जर्मनी से, समझिए कि जर्मन्स के बुक स्टॉल से वो ईरानी किताबें रखते थे, वहाँ से ये किताब दी, भेजी, और बहरहाल ट्रांसलेशन शुरू हुआ। और जब 35 साल बाद मैं ईरान गई जुलाई 1 को, तो ठीक ईरान कुछ भी बदला मुझे नहीं लगा, कुत्ता ही साफ सुथरा था, पेड़ वहीं था, और शाहनामा फिरदौसी की स्टैचू वहीं थी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि तेहरान यूनिवर्सिटी के ठीक सामने किताबों की दुकान वैसे ही थी, और फुटपाथ पे बेशुमार किताबें थी, और उसमें से मुझे वो नुस्खा मिल गया जो सादिक हिदायत का यहाँ पे छपा था। आप इसको देखिए, वो पत्थर की उसके ऊपर ये छपा है। तो ये मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ईरान जिसके दो रुख हैं, एक ईरान वो जो हुकूमत की शक्ल में आपको नज़र आता है, वो व्यवस्था करता है, उसके अपने कानून हैं, और एक ये है ईरानियों की जिजीविशा कि एक तरफ जो किताब पढ़ना मना है वही किताब फुटपाथ पे मिल रही है। तो ये अपने में एक दिलचस्प तजर्बे हैं, और मैं कहूँगी कि हर राइटर मिजाज से थोड़ा आवारा होता है। आवारगी का मतलब मैन वुमन रिलेशनशिप ना लीजिएगा, जो बीमारी है लोगों की, उस बीमारी से मैं बहुत दूर हूँ। आवारगी से, ज़हनी आवारगी से मतलब ये है कि मैं हिंदी उर्दू की तो थी शायदा, लेकिन जब पर्शियन पढ़ी तो मैं उर्दू को भूल गई और पर्शियन की आशिक हो गई, और जब अरबी लिटरेचर पढ़ा तो मैं पर्शियन को भूल गई। इतनी खूबसूरत कहानियाँ, इतना सब कुछ, और उन्हीं के साथ मैं कहूँगी कि मेरी हर राइटिंग में इज़राइल को मैंने इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन जब राजू शर्मा का ट्रांसलेशन में उनकी कहानियाँ, उनकी लिखी कहानियाँ पढ़ी, तो यकीन कीजिए अपनी राइटर बरादरी के लिए सर झुक गया कि कितनी खूबसूरत वो कहानियाँ और कितने आगे की कहानियाँ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेदारी मेरे अंदर थी, वो ईरान के रेवोल्यूशन में इस नारे के साथ ज़्यादा बेदार हुई कि हमको बराबरी चाहिए, रोटी की और अच्छी ज़िंदगी की, हमें चाहिए बोलने लिखने की। तो ये सारी चीज़ें जो थी
वो मेरे अंदर थी और उसके बाद धीरे धीरे वही चीज़ें मेरे लिटरेचर में आती चली गई। और इसमें बहुत ही खूबसूरत जिसे कहते हैं मास्टरपीस चीज़ें भी हैं, और बीच में जो राइटर उभरे हैं उनकी भी चीज़ है, और एकदम नए लोगों की भी चीज़ है। और इसमें जैसा कहा गया है, मेरे 5 मुल्क हैं जिनको मैंने इसमें उठाया मेन, और 5 भाषाएं हैं। और देखने में आपको लगेगा कि बहुत सारी कंट्री हैं, लेकिन 5 भाषाओं की बहुत सारी कंट्री ले सकते हैं, उसको मैंने किया है। और कोशिश यही की है कि कहाँ से मैंने कहानी उठाई, किसने पहले की, ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशन उसमें बहुत ईमानदारी से दी है। अक्सर मैं सोचती हूँ मैंने ऐसे काम क्यों किया, क्योंकि जिस वक्त मैंने पहले अपनी किताब ट्रांसलेट की थी ईरानियन खुरासान की लोक कथाओं की, तो उसको देख के नामवर सिंह साहब ने कहा था कि लाजवाब ये ट्रांसलेशन है, लेकिन मैं कहूँगा नासा जी पे रोक लगाइए, नहीं तो एज अ ट्रांसलेटर उनकी पर्सनैलिटी वो हो जाएगी। और उस ज़माने में दोगुम काम समझा जाता था, ट्रांसलेटर की इतनी इज्जत नहीं थी। लेकिन वक्त जो है वो बहुत बदलता है, और खूब लोगों ने ट्रांसलेशन किया, लेकिन कुछ राय अपनी जगह रहती है। ओम निश्चल जी ने कहा बस अब हो गया, अब आप अपने काम में लगिए। जो 8 साल मैंने गंवाए इसमें, अब बस हो गया। लेकिन अब बस होगा कैसे? अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मेरी अधूरी पड़ी हैं वो ट्रांसलेशन की शक्ल में आएंगी। अब चाहे मेरा राइटर व्यक्तित्व बर्बाद हो, उसी तरह जैसे ईरान का इश्क बर्बाद हुआ कि 35 साल मेरी राइटिंग ने मुझसे कीमत वसूल कर ली। और जिस वक्त मैं ईरान गई 35 साल बाद, तो मैं हर उस चीज़ को देख के मुझे लग रहा था कहाँ, और जो मैं बातें कर रही थी वो लोग जानते हैं किस तरह कह रहे थे, हाँ वो बचपन में मैंने सुनी था, हाँ ऐसा हुआ था। तो मुझे लगा मैं वहीं टिकी रही, टाइम कैसे गुजर गया। तो अब आप लोग पढ़ें या देखें इसको उलट पलट के। और बाकी हमारे एक्सपर्ट यहाँ हैं जिनसे हम कभी इस तरह बैठ के बात ही नहीं किया। और आज का दिन मेरे लिए इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस इश्क को मैंने छुपा के अपने अंदर और तन्हाई में मैंने उसको जिया और हमेशा किया, काश कोई मेरे साथ होता जो मेरी मदद कर देता इस काम में उस काम में। लेकिन आज हमारे एफ्रो एशियन विभाग JNU के लोग हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग हैं, और मैं कहूँगी कि मेरी खोई ज़िंदगी जो लापता थी, मैं सोचती उसकी शुरुआत हो सकती है। इसी के साथ मैं बात ख़त्म करती हूँ।